चलो मेरा बेटा, अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे फॉर रोटेशनल मोशन, जो मैं लास्ट वीडियो में एंड किया था, वहां से मैं शुरू करूंगा। देखिए मेरे बेटे, आई वांट टू डिराइव अ रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल is given by L is equal to R क्रॉस P। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बोला था एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज L is equal to R क्रॉस P, differentiating both sides with respect to time, differentiating both sides with respect to time, we can write dl by dt, ये t टॉर्क नहीं है बेटे, ये टाइम है, इज इक्वल टू d by dt ऑफ r क्रॉस p। यहां से भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टाइम, यहां से भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टाइम। ओके मेरे बेटे, अब यहां पर डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला होता है, उसको यूवी फॉर्मूला बोलते हैं। जब दो चीजों की मल्टीपल को डिफरेंशिएशन करना होगा तो यूवी फॉर्मूला से करना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट यूवी फॉर्मूला? आई वांट टू टेल यू। कैलकुलस में आपने किया होगा, अगर नहीं किया है तो सीखो। यूवी फॉर्मूला मतलब बारी बारी डिफरेंशिएशन करो। dl by dt इज इक्वल टू, देख मेरे बेटे, बारी बारी डिफरेंशिएशन करेंगे। r को पहले कुछ नहीं करेंगे, r को सीधा बाहर क्रॉस, डिफरेंशिएशन करो p को, तो लिखो d by dt ऑफ p। वेरी गुड। r को हमने छोड़ दिया तो जा, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन हमने p को किया प्लस। अब r को डिफरेंशिएशन करेंगे, p को खुला छोड़ेंगे, तो लिखेंगे dr by dt क्रॉस करेंगे p। इसको यूवी फॉर्मूला बोलते हैं। पहले r को खुला छोड़ो, डिफरेंशिएशन p को करो, फिर r को डिफरेंशिएशन करो, p को खुला छोड़ो। वेरी गुड। सो dl by dt is equal to r क्रॉस, व्हाट इज dp by dt? ये तो फोर्स है। न्यूटन सेकंड लॉ सेज F is equal to dp by dt plus what is dr by dt? dr by dt is velocity cross momentum, it is mass into velocity। अब यहां ख्याल रखो मेरे बेटे, ख्याल रखो, dl by dt is equal to r क्रॉस f, ये तो टॉर्क है, r क्रॉस f तो टॉर्क है, प्लस व्हाट इज v क्रॉस mb? इधर ख्याल रखो, v क्रॉस mb। देख, लेट अस सपोज ये कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी है v और इसका मोमेंटम है mb। मैं अगर आपको बोलूं बेटे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मोमेंटम? अरे बेवकूफो, v को क्रॉस करना है mv के साथ, mv तो मोमेंटम होता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मोमेंटम? सेम, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन होता है सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी भी आगे की ओर होगा, मोमेंटम भी आगे की ओर होगा, तो हाउ मच इज थीटा? 0। जब जब थीटा 0 होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब v क्रॉस mv इज 0। व्हाई? बिकॉज थीटा इज 0। Whenever theta is 0, cross product is 0, that we know। तो यहां v और mb का डायरेक्शन सेम है, v और mb का डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा 0 है। थीटा 0 है तो मतलब हो गया काम, ये टर्म हो गया खत्म, 0। इसका मतलब हुआ, अब मैं इसको उधर लूंगा, उसको इधर लूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। वेरी गुड, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। इसको नाम रखो बेटे इक्वेशन 1, और फिर लिखो इक्वेशन 1 says the rate of change of क्या? L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। शाबाश। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम gives the torque
एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ। टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज dl by dt, जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज dp by dt, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज dl by dt। तो इट इज फॉर वन पार्टिकल। अगला लिखेंगे बेटे, फॉर ए रिजिड बॉडी इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अगला लिखेंगे बेटे, ये था पार्टिकल के लिए, अब हम देखेंगे पूरी की पूरी रिजिड बॉडी के लिए। शाबाश। अगला लिखेंगे इसी में, फॉर अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी टॉर्क मगर एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl by dt। एक्सटर्नल टॉर्क इज dl by dt, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज dp by dt। रोटेशनल मोशन में एक्सटर्नल फोर्स के बदले आता है एक्सटर्नल टॉर्क इज dl by dt। So if there is an external torque acting on a body, its angular momentum is going to change. That is the meaning of this equation. And the rate of change of angular momentum is the external torque. Now we will say, sir, what is this equation all about? I will say, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बहुत ही रैपिडली चेंज होता है। अगर एंगुलर मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया तो टॉर्क कम है, अगर एंगुलर मोमेंटम बहुत ही फास्ट चेंज हुआ तो टॉर्क बहुत ज्यादा है। ओके, जैसे आपका जो बाइक है, अगर आप बाइक की गियर देखोगे, आप हर किसी गियर का लिखा होता है कि कौन सा गियर कितना टॉर्क सप्लाई कर सकता है। तो जो हाई गियर्स होते हैं गाड़ी के, थर्ड फोर्थ गियर, तो शायद वो ज्यादा टॉर्क देते हैं। ज्यादा टॉर्क की वजह से टायर का एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होता है। टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होगा तो वो फास्टर रोटेट करने लगेगा। इसका मतलब जो गाड़ी का गियर सिस्टम होता है वो एक्चुअली, जब आप गियर चेंज करते हो तो आप टॉर्क चेंज करते हो, टॉर्क चेंज करते हो तो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज भी अलग हो जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉर्क। ओके, चलो मेरे बेटे, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू d by dt। L के बदले हम लिखते हैं I ओमेगा, हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू I ओमेगा। वेरी गुड। इट इंप्लाइज, लास्ट क्लास में, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा का इज इक्वल टू I। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, d ओमेगा बाय dt, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। वेरी गुड। तो इसका मतलब हमें लास्ट में क्या इक्वेशन मिला, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये देखो, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, रोटेशनल मोशन में चार्ज, फोर्स के बदले आता है टॉर्क, मास के बदले आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन के बदले आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इफ F इज इक्वल टू ma, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। खत्म। Very good. So this was the Newton's second law for the rotational motion. So अब आज के लेक्चर में हमने क्या खत्म किया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। वेरी गुड, कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी कैसे निकालेंगे, टॉर्क इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, और टॉर्क इक्वेशन फॉर अ रिजिड बॉडी कैसे निकालेंगे। हाँ, तो यहां मैं भूल गया, इट इज एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। So these equations, one of the equations you can get in the exams, can get a derivation of this Newton's second law for rotational motion. You have to do it fully. Okay? अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस करेंगे। उसके बाद हमें लास्ट लेक्चर बचता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। तो इसके बाद हमें रोटेशनल मोशन में सिर्फ 2 लेक्चर्स बचेंगे। 2 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन खत्म करेंगे एंड विद दिस आपका पूरा ए पेपर मेरे बेटे खत्म हो जाएगा। और बी पेपर में आप दिमाग में रखो, बी पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इट टेक्स जस्ट 20 days टू फिनिश अप बी पेपर। बी पेपर इज वेरी इजी एज कंपेयर टू ए पेपर।
तो मेरे बेटे ए पेपर को हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत अच्छे से हमने ए पेपर को किया, और बी पेपर में हम ए पेपर की ही एप्लीकेशंस देखते हैं। तो बी पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पूरा 100% सिलेबस हम खत्म करेंगे। अब ये दिमाग में मत रखो कि अभी तक टाइम लगा को तो आगे भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। बी पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जैसे बी पेपर में मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है, तो मुझे पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हार्डली 8 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स, मुश्किल से 7-8 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपके वसीम सर को वेव्स ऑसिलेशन से मुश्किल 10 लेक्चर्स में वो खत्म करेंगे। तो बी पेपर में मेजॉरिटी पोर्शन यही है, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस प्लस ग्रेविटेशन। तो इट विल टेक अस 22 days टू फिनिश अप योर बी पेपर इंशाल्लाह रहमान। मगर ये चीजों का बेटे तब तक आप प्रैक्टिस करो, और सिलेबस का बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आप लोगों का सिलेबस 100% कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, and it is called as the law of conservation of angular momentum. And this is often asked as a 5-mark question in your board exams. तो बेटे अगर रोटेशनल मोशन में कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो 2 चीजें हैं, 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 5-mark क्वेश्चंस। नंबर 1 is what is moment of inertia? State and prove theorem of parallel axis और theorem of perpendicular axis। मतलब moment of inertia बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 टॉपिक अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज आल्सो आस्क्ड एज अ 5-mark क्वेश्चन। तो यही 2 क्वेश्चंस है जो आपको 5 मार्क के पूछे जा सकते हैं। और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 1 या 2 मार्क का, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, वो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। So now coming to the law of conservation of angular momentum, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी चीज को अगर कंजर्व करना है, कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम खुद ही कहता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है so that the angular momentum of a rigid body remains a constant। तो ये लॉ असल में है क्या? ये लॉ कहता है if there is no external torque acting on a rigid body, its angular momentum will always be a constant। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तब कांस्टेंट रहता है जब इस पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। सो देयर इज अ बॉडी, उस बॉडी में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकली if external torque is 0, then angular momentum L, it is a constant। और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है बेटे किसके बराबर होता है रिजिड बॉडी का? I into omega। I into omega is a constant। और when you say I into omega is a constant, you can say I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। ये भी आप कह सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो this is the statement of law of conservation of momentum, that if there is no torque acting on a rigid body, its angular momentum cannot change, its angular momentum will remain a constant। तो यहां से हमें यह पता चलता है मेरे बेटे, एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कौन चेंज कर सकता है? टॉर्क। अगर टॉर्क ही नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। जैसे हमें ट्रांसलेशनल फिजिक्स से पता है, लॉज ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp बाई dt, ये हमें पता है। ये इक्वेशन हमें क्या बोलता है कि फोर्स ही एक ऐसी चीज है जो एक बॉडी का मोमेंटम चेंज कर सकता है। अगर फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इन अ सिमिलर वे रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आता है।
अगर एक बॉडी पे टॉर्क ही नहीं है मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टॉर्क ही एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा ना बेटे। अब जब टॉर्क नहीं है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो वही है, इफ टॉर्क इज जीरो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। Angular momentum is I omega. I omega is a constant. I omega is a constant means I1 omega 1 is equal to I2 omega 1. I1 is the initial moment of inertia. Omega 1 is the initial angular velocity. I2 is the final moment of inertia. Omega 2 is the final angular velocity. इसका क्या implication रहता है, इसका क्या application है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो आगे लिखेंगे बेटे प्रूफ। ये कॉपी करने के बाद इसको छोड़ के ये कॉपी करो एंड देन वी विल प्रूव इट। नाउ वी विल प्रूव इट। प्रूफ बहुत छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखो। प्रूफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन? एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। ये हमने डिराइव किया अभी। इफ इट इज इक्वेशन नंबर 1, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर टॉर्क नहीं है तो इक्वेशन को क्या बनेगा? dl बाय dt इज अ बिग जीरो। टॉर्क नहीं है, टॉर्क जीरो है तो जीरो इज इक्वल dl बाय dt। मैंने लिखा dl बाय dt इज इक्वल जीरो। इसका मतलब हुआ मेरे बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ l इज अ जीरो। लेकिन हमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता है, डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट का जीरो होता है। अगर यहां l का डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब ये l ही कांस्टेंट होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ l with respect to time is zero. It means that L is a constant. फिर से यहां पर बेटे रिपीट करूंगा थोड़ा बहुत। dl by dt is zero. Laws of differentiation say differentiation of constant is zero. अगर यहां differentiation of a constant is zero होता है बेटा, हमेशा differentiation का एक रूल है कि हमेशा constant का ही differentiation zero होगा। यहां L का डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब L ही एक कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग L इज अ कांस्टेंट। L इज अ कांस्टेंट बिकॉज़ dl by dt इज जीरो। ओके, तो बेटे आगे लिखेंगे इट इंप्लाइज इफ L इज अ कांस्टेंट इट मींस I omega is a constant. If we say I omega is a constant, it means that I1 omega 1 is equal to the I2 omega 2. This is the expression for conservation of angular momentum. Very good. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I को उधर लेंगे, जब I को उधर लेंगे तो ओमेगा निकलेगा कांस्टेंट बाय I, तो ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा भी लिख सकते हैं बेटी। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज आल्सो एन इंप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। I ज्यादा ओमेगा कम, प्रोडक्ट विल बी अ कांस्टेंट। इसी तरह I कम ओमेगा ज्यादा बट द प्रोडक्ट विल बी अ कांस्टेंट। I भी चेंज हो सकता है, ओमेगा भी चेंज हो सकता है, बॉडी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग दोनों चेंज हो सकते हैं। I भी चेंज होगा, ओमेगा भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई वी से I ओमेगा इज अ कांस्टेंट, द मल्टीपल ऑफ I एंड ओमेगा इज अ कांस्टेंट। I can change, omega can change, no problem, but the multiple will be a constant. So that is the law of conservation of angular momentum. And now we will see the examples. दो examples से हम इसको illustrate करेंगे law of conservation of angular momentum को। We will give two examples and we are done with the law of conservation of angular momentum. तो
Now we are going to discuss the applications of the law of conservation of momentum, angular momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने प्रूफ किया और हमने देखा कि देखो भाई, एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब टॉर्क नहीं होगा। इसको आप दिमाग में रखो, जब टॉर्क नहीं होगा उसके बाद आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। और फिर लास्ट में हमने देखा कि उसका एक इंप्लीकेशन ये था कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। When you say omega is inversely proportional to I, it means if the moment of inertia is decreasing, angular velocity will increase. If the moment of inertia is increasing, angular velocity will decrease. Okay? Now we will see the applications or the examples of the law of conservation of angular momentum. तो लिखेंगे बेटे examples. पहले हम समझेंगे, बाद में मैं इसको अच्छा सा नोट आप लोगों को लिखवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, देख मेरे बेटे, हम सबको पता है कि जो अर्थ होता है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज व्हाट वी नो, और एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि हर कोई दुनिया का प्लैनेट जो है सन के आसपास घूम रहा होता है। लेकिन लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो ऑर्बिट होता है प्लैनेट का अराउंड द सन वो सर्कुलर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको तब जाकर के उन्होंने बोला था सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, टू सिंपलीफाई द थिंग्स, तब आप लोगों के लिए वही रेलेवेंट था। लेकिन फैक्ट ये है कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज जनरली एन इलिप्स, इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज एन इलिप्स। तो मेरे बेटे, अगर हम प्लैनेट का ऑर्बिट देखेंगे अराउंड द सन, इट इज ऑलवेज एन इलिप्स। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और लेट अस सपोज ये कोई प्लैनेट है, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, कोई भी प्लैनेट है। देखो मेरे बेटे, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 1, what is the axis of rotation? मुझे बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या है प्लैनेट का। जब ये प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो किसके अराउंड रोटेट कर रहा है मेरे बेटे? सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? सन। वेरी गुड। सो दिस सन इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ रोटेशन. That is why you say every planet revolves around the sun. When you say every planet revolves around the sun, उसका मतलब होता है फिजिक्स में कि sun is the axis of rotation. Rotation is taking place about sun. Sun is the axis of rotation. So पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा, what is the axis of rotation? आपने बोला sun. Very good, very good, very good, very good. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा मेरे बेटे, क्या इस प्लेनेट पे कोई फोर्स है? फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 रुपए वाला, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, क्या है कोई फोर्स प्लैनेट पे? आप बोलोगे यस सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये देखो, इसका मतलब प्लैनेट पे जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं लिखूंगा FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अर्थ पे या किसी भी प्लैनेट पे सन की वजह से एक फोर्स है, उसको हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके 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 ओके। तीसरा सवाल मेरे बेटे, आप लोगों को 20 रुपए वाला। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बेटी? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। तो तीसरा सवाल मेरे बेटे आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, इज देयर एनी टॉर्क ऑन द प्लैनेट about sun? क्वेश्चन देखो मेरा, is there any torque on the planet about sun? फोर्स तो है, उसमें कोई शक नहीं है, फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये फोर्स कोई टॉर्क बनाता है अबाउट द सन? यस और नो? द आंसर इज नो। टॉर्क नहीं है, जीरो। आप बोलोगे सर क्यों? मैं बोलूंगा मेरे बेटे,
sun lies on the line of action of the force, axis lies on the line of action of force। और अगर आप टॉर्क मेरा लेक्चर देखोगे, टॉर्क पे मैंने पूरा क्लियर किया था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे आता है तो टॉर्क जीरो होता है। उसको मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अगर एक्सिस ने फोर्स का रास्ता काटा तो टॉर्क जीरो। यहां एक्सिस कौन है? सन। सन लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब सन ने फोर्स का रास्ता काटा तो टॉर्क जीरो हो गया। इसका मतलब देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन सन है, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, टॉर्क ऑन द प्लैनेट अबाउट सन इज जीरो। That's good, that's good. Question number 4 अगर मैं आप लोगों से पूछूं मेरे बेटे, will the angular momentum of the planet change? Will the angular momentum of the planet change? Yes or no? The answer is no. Why? क्योंकि बेटे टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं आई ओमेगा इज अ कांस्टेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे बेटे ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई? इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में when a planet revolves around the sun, the law of conservation of momentum is applicable, and you can easily say that angular velocity of the planet will be inversely proportional to its moment of inertia. That's good. अब मुझे बताओ, जब ये प्लैनेट यहां पर था, ये इस दूरी पर, इसको हम बोलेंगे R1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था m, mass of the planet is m. How much is the moment of inertia of the planet about the sun? Here आप बोलोगे mr1 square. Very good. फिर जब ये प्लैनेट यहां से यहां जा रहा है टू पॉइंट B, मुझे बताओ प्लैनेट की जो दूरी है फ्रॉम सन वो कम हो रही है कि ज्यादा? पहले प्लैनेट मैक्सिमम दूरी पर था R1, फिर एज इट अप्रोचेस पॉइंट B इसकी दूरी जो है सन से वो कम हो रही है। अगर दूरी कम हो रही है, आप लोगों को पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? mr स्क्वायर। अगर दूरी कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। इसका मतलब when the sun approaches from this point and it goes to that point, here we say the planet is far from the sun, here we say the planet is near the sun। तो जब ये प्लैनेट यहां से यहां पहुंचा, इसकी दूरी सन से कम हो गई। अगर बेटे दूरी कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गया। इसका मतलब when the planet is far away from the sun, it rotates slower. When the planet approaches the sun, it is closer to the sun, it moves faster, its angular velocity is more. So this is what happens. याद रखो मेरे बेटी, जब एक प्लैनेट सन से दूर होता है तो आहिस्ता आहिस्ता घूमता है। जब ये प्लैनेट एज इट अप्रोचेस द सन, नियर द सन, इट मूव्स फास्टर। ये आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे, केप्लर्स लॉ। सो this was the application number 1 of the law of conservation of momentum, and in application number 1 we saw that as a planet moves closer to the sun, it moves faster. Why? Because when it moves closer, its moment of inertia decreases. When moment of inertia decreases, its angular velocity increases. That's why we say when a planet approaches sun, it moves faster. That is the application number 1 of the law of conservation of angular momentum. Now we will write it down. Now we will write it down. चलो मेरी बेटी, अब मैं इसको अच्छे से लिखवाऊंगा। Application number 1. When a planet moves closer to the sun, it moves
faster. This is the application number 1 of the law of conservation of angular momentum. कैसे? अब रीजन लिखेंगे. Number 1, the planet moves around the sun in an elliptical orbit. This is point number 1. Point number 2, the gravitational force acting on the planet does not produce any torque on the planet about sun. It implies torque is 0. ठीक है. तीसरा पॉइंट, due to what? Torque 0. Due to this, the angular momentum L of the planet remains constant. यहां तक लिखो मेरे बेटे. Angular momentum L of the planet remains constant. इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी करो. उसके बाद मेरे बेटे, अब हम कहां पहुंचे? प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट. शाबाश. अगला लिखेंगे. It implies L is a constant, which implies I omega is a constant, which implies omega is inversely proportional to I. अगला पॉइंट लिखेंगे. As the planet approaches sun, its moment of inertia decreases, and therefore its angular velocity increases. ब्रैकेट में लिखो moves faster. खत्म. ये मैं आप लोगों को पहले ही समझाया कि जब प्लैनेट, ये देखो, फिर से देखो, इट इज सन, दिस इज द प्लैनेट. जब प्लैनेट ऐसे जाएगा, इसकी दूरी देखो, पहले ज्यादा थी, अब दूरी कम हो गई. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम. फिर प्लैनेट इधर आएगा, दूरी और कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कम हो गया. फिर प्लैनेट इधर आया, दूरी और कम हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कम हो गया. फिर यहां आया, दूरी अब मिनिमम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिनिमम है. सो जितना ये दूरी कम हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, ओमेगा ज्यादा हो रहा है. इसलिए हम बोलते हैं व्हेन द प्लैनेट अप्रोचेस द सन, कम्स नियर टू द सन, इट मूव्स फास्टर. दैट इज द एप्लीकेशन नंबर 1. इसका उल्टा क्या होगा? व्हेन द प्लैनेट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, इट मूव्स स्लोअर. पास आएगा तो तेज जाता है, दूर जाएगा तो आहिस्ता जाएगा. This was the example number 1 of the law of conservation of angular momentum. और शहनवाज सर आपके साथ ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे. वहां पर आपको ये लॉ जो है बहुत काम आएगा, और शायद आपसे वो पूछेंगे भी तब जब आप कैलकुलस लॉस पढ़ोगे. This was the example number 1. Now we will go to example number 2. Example number 2 is
a man, या चलो कोई भी है, मैन, बच्चा, कोई भी, a man on a rotating chair can vary his angular speed on stretching or folding his arms. मैं आपको समझाता हूं. This is also an application of law of conservation of angular momentum. मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बाद में हम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, मैं एक चेयर पे बैठा हूं, मगर ये वो रोटेटिंग चेयर है. ये आप अक्सर जब मुझे पता नहीं था कि रोटेटिंग चेयर क्या होता है, जब भी हम किसी अच्छे ऑफिस में जाते थे, वहां ऑफिस में होता है मैनेजर होता है, ठीक है, मैनेजर बैठा होता था, मैं जाता था ऑफिस की वो चेयर पे. जब मैंने पहली बार चेयर देखा रोटेटिंग, तो मैंने भी इस चेयर को ऐसे किया, फिर घूमा. उसमें बहुत मजा आता है, वो ऐसे ऐसे आप घूमते रहते हो, ठीक है. ये वही है, रोटेटिंग चेयर है, और आप चेयर पे बैठे और मैंने आपको ऐसे घुमाया. अब आप ऐसे, पहले आपकी आर्म्स ऐसे है, फोल्डेड, ठीक है, आप घूम रहे हो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी. अगर आप घूम रहे हो तो आपका कोई एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो आपका कोई एंगुलर मोमेंटम है. अब देखो मेरे बेटे, अब आप घूमते घूमते क्या कर रहे हो मेरे बेटे, घूमते घूमते आप अपने हाथ ऐसे करोगे. जब आपने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, आपका जो मास है वो एक्सिस से दूर जा रहा है. इसका मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है. जब आप हाथों को ऐसे करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम. जब आप हाथों को ऐसे करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा. सो रोटेटिंग चेयर पे जब आप अपने हाथ फैलाओगे, शाहरुख खान की तरह, रोटेटिंग चेयर पे जब आप हाथ फैलाओगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. हाथ वापस लाओगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. इसका मतलब रोटेटिंग चेयर पे जो है, आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा भी सकते हो, आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा भी सकते हो. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई. अगर आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हो तो आपका एंगुलर स्पीड कम होगा. अगर आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाते हो तो आपका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा. देखो, मैं रोटेटिंग चेयर पे हूं, घूम रहा है, आपको इमेजिन करना है मैं घूम रहा हूं, ठीक है. नाउ मैंने ऐसे किया, जब मैंने ऐसे किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया तो ये ओमेगा कम होगा. इसका मतलब आई विल रोटेट स्लोअर. फिर मैं और हाथों को ऐसे करूंगा वापस. जब मैं हाथों को वापस लाऊंगा मेरे बेटे, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम किया, इसका मतलब ओमेगा ज्यादा होगा, आई विल रोटेट फास्टर. सो आई कैन वेरी माय एंगुलर स्पीड बाय स्ट्रेचिंग or folding the arms. That is the application. A man on a rotating chair can vary his angular speed on stretching or folding his arms. Now we will write it down. क्या है? पहला, when the man stretches his arms, the moment of inertia increases and therefore angular velocity decreases. Angular velocity decreases मतलब rotates slower. खत्म. Point number 2, when the man folds his arms, the moment of inertia decreases and therefore omega increases, means rotates faster. खत्म. तो यही है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मैंने 2 एग्जांपल्स दी, आप एग्जाम में यही 2 लिख सकते हो, या आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मैन ऑन अ रोटेटिंग चेयर वेरी
on stretching or folding the arms. So you will write down this. It is because of the law of conservation of angular momentum. Omega is inversely proportional to I, and then I told you when he stretches, moment of inertia increases, omega decreases. When he takes the arms back, moment of inertia decreases, and the omega increases. So that's all about the law of conservation of angular momentum. Now we are left with only one lecture of the rotational motion, and that will be the concept of rolling. तो रोटेशनल मोशन में मेरे बच्चे अब सिर्फ एक लेक्चर बचता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। इंशाल्लाह रहमान हमारा पूरा रोटेशनल मोशन, जो बहुत बड़ा इनफैक्ट ए पेपर का सबसे बड़ा चैप्टर रोटेशनल मोशन था, वो हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।